नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। बलरामपुर जिले के बगीमा ढाबे में गिरफ्तार किए गए नक्सली मामले में आखिरकार पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में बरियों चौकी में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। साथ ही गिरफ्तार नक्सलियों तथा ढाबा संचालक को 31 मई तक रिमांड में लेकर पूछताछ भी कर रही है। बलरामपुर जिले की बरियों चौकी पुलिस ने एक दिन पहले NH 343 में स्थित बगीमा में संचालित होने वाले रविंद्र शर्मा के ढाबे से एक नक्सली अजय यादव को गिरफ्तार किया था। अजय यादव के पिता रंजन यादव की गिनती बड़े नक्सली नेता के रूप में थी और वह अब जेल में बंद है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना का हवाला देते हुए बताया है कि 36 वर्षीय अजय यादव ढाबा में आकर छिपा हुआ था, जिसे 41 वर्षीय ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा ने बना दी थी। और ढाबे की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने ढाबे से 6102 रुपए की अंग्रेजी शराब के साथ 1 नग एयरगन, 2 नग खुखरी, 1 तलवार बरामद की गई है। थाना सामरी पाट के स्थायी वारंटी अनिल यादव, जो जनवरी 2019 में एक आगजनी की घटना में इसका नाम शामिल था, जो हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। यह बरियों क्षेत्र के बगीमा में एक ढाबा में आया हुआ है। मुखबिर से सूचना प्राप्ति पर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने अपने स्टाफ के साथ जाकर के घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके पश्चात क्योंकि यह नक्सल प्रकरण था, वहाँ पास ढाबे की तलाशी ली गई, जिस पे शराब और हथियार प्राप्त हुआ है, जिसे जब्ती कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। बरियों पुलिस ने ढाबा संचालक और वारंटी नक्सली अजय यादव के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में, जिनमें एक आर्म्स एक्ट, महामारी अधिनियम, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। यहां यह बताना लाजमी है कि अजय यादव के विरुद्ध वर्ष 2019 में हिंडाल्को माइंस के कार में लगे वाहनों की आगजनी के मामले में थाना सामरी का स्थायी वारंटी था। चौकी बरियों में हमने 2 अपराध कायम किए हैं। एक है अपराध क्रमांक 99/21 से 34 आबकारी एक्ट, चूँकि प्रकरण में 5750 ml शराब जब्त हुई है। इसके साथ ही अपराध क्रमांक 98/21 आरोपी है रविंद्र शर्मा, जिसपे धारा 188, 212, 216, 269, महामारी एक्ट की धारा 3, आर्म्स एक्ट की धारा 25। चूँकि ये आरोपी को भी संरक्षण दिया जा रहा था, इस वजह से अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही ये स्थायी वारंटी अनिल यादव, जो थाना सामरी पाट के अपराध क्रमांक 2/19 इसमें आरोपी था, जो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और प्रकरण में पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। अन्य जैसे भी तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने अपने प्रेस नोट में पूछताछ से हासिल हुई जानकारी साझा नहीं की है, जबकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई में पूछताछ के लिए खुद नक्सली ऑपरेशन DIG OP पाल बलरामपुर पहुंचे थे और देर रात विभिन्न पहलुओं पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ भी की थी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपियों के रिमांड खत्म होने के बाद कोई बड़ा खुलासा करती है या फिर एक वारंटी नक्सली को पकड़कर पुलिस केवल अपनी पीठ थपथपाती है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलते ही शराब प्रेमियों में अलग सा खुशी का माहौल देखा गया। मदिरा प्रेमी अपने अपने तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बिलासपुर शहर के सनिचरी चाटी डी शराब दुकान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स पूजा की थाली में पूजा सामग्री रखकर शराब दुकान के सामने पहुंच गया और शराब दुकान के शटर खुलते ही फूल, अक्षत और चंदन के साथ अगरबत्ती से शराब दुकान का पूजा पाठ करने लगा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मदिरा के प्रति इस व्यक्ति का इतना प्रेम है कि युवक विधि विधान से शराब दुकान का पूजा करने के बाद बाकायदा दुकान की आरती करते नजर आ रहा है। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कोविड काल में तो लोग सरकारी व्यवस्थाओं से विश्वास उठ गया। इस बार मामला कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में जानलेवा गलती की है, जिसको लेकर वैक्सीनेशन करवाने वाले विभाग के प्रति काफी नाराजगी जताई है, क्योंकि इस गलती को लोग जानलेवा मान रहे हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय में कुछ दिन पहले सरकार के रहमो करम पर कुछ लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उनका और उनके परिवार का वैक्सीनेशन किया गया था, जिसको लेकर लोग काफ़ी खुश भी थे। लेकिन वैक्सीनेशन को 2 सप्ताह मोबाइल पर आए वैक्सीनेशन वाले मैसेज को देखकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल अंबिकापुर के राजमोहनी देवी भवन में जिले के अधिवक्ताओं और उनके परिवार वालों को कोविशील्ड नामक वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था, लेकिन उनके मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है उसमें ये लिखा है
कि उनको कोविशील्ड नहीं बल्कि कोवैक्सीन का डोज लगा है। मतलब अगर वैक्सीन लगवाने के दौरान अगर किसी ने वैक्सीन का नाम ना पूछा हो तो फिर दूसरे डोज में वो मैसेज के अनुसार दूसरी वैक्सीन का डोज लगवा लेगा। इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो इस तरह से तो अगर ऐसा होगा तो जितने वकील उस दिन लगाए हैं सब वीरान हो जाएगा पूरा शहर, वकील ही नहीं बचेगा कोई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन कम से कम नहीं तो 60-70 एडवोकेटों को तो लगा ही होगा, उनकी फैमिली को भी लगा और उनके बच्चों को भी लगा। तो इतना डेंजर, इतना गलत मैसेज आ रहा है, तो इसके जो भी दोषी हैं वो तत्काल इसको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर हम दूसरे डोज के लिए जाएंगे और प्रमाण पत्र के आधार पर हमको वैक्सीन लगाया जाएगा, तो कितना डेंजर हो सकता है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन मुझको ऐसा पता है कि उससे कई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी और यहाँ तक कि लोगों का जान भी जाने का खतरा बना रहता है, जबकि उसमें सीधे दिखाई दे रहा है कि नहीं ये कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये वैक्सीन कुछ लगा रहे हैं, मैसेज कुछ दे रहे हैं, तो बड़ा डेंजर है। फ्रंटलाइन वर्कर के नाते एक दिन में करीब 100 अधिवक्ताओं और परिवार वालों का वैक्सीनेशन हुआ था। मतलब अगर सबके मोबाइल में गलत मैसेज आया होगा तब तो हर अधिवक्ता दूसरे डोज में कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन का डोज लगवा लेगा। लिहाजा इस बड़ी लापरवाही को लेकर अधिवक्ता ये मान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की इस गलती से वैक्सीन लगवाने वालों की जान भी जा सकती है। खैर दूसरी तरफ जब इस तरह के गलत मैसेज की खबर मिलने के बाद फटाफट की टीम ने जिला टीकाकरण अधिकारी से यह सवाल किया तो उन्होंने बिना बहाना बनाए अपनी लापरवाही स्वीकार कर ली, लेकिन गलती का ठिकरा डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर मढ़ दिया। इतना ही नहीं, पहले दूसरे डोज में अलग अलग वैक्सीन लगाने से इंसानी जान के खतरे के सवाल पर उन्होंने गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि गाइडलाइन में ऐसे किसी खतरे की बात नहीं लिखी गई है। ये समस्या और बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आए हैं कि उनके पास में जो वैक्सीन लगा था उस समय टीकाकरण सत्र पे, उसकी जगह में अभी जो मैसेज आया उसमें दूसरा टीका लिखा गया है करके। दूसरा अगर मान लीजिए कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए और उसको सुधारने का पूरा कोशिश जारी है और उसको जल्द से जल्द हम लोग सुधार भी लेंगे। और इस चीज़ के लिए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी आज ही वीसी में बताया कि उसको जल्द से जल्द सुधारो, ताकि ये ना हो कि सेकंड डोज के लिए जब वो व्यक्ति आए तो आपको पता ही नहीं चले कि उसको कौन सा टीका लगा था और आप उसको गलत टीका लगा दोगे। जब इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसको करवाया जाए। परेशानी तो ऐसे कुछ अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि क्या हो सकता है, पर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ये है कि पहला टीका जो लगा है वही दूसरा टीका भी लगना चाहिए उसी कंपनी का। इस बारे में कोई ऑफिशियल गाइडलाइन कुछ भी नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। शिक्षित और शहरी लोग जागरूकता की वजह से इस गलती को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण इलाके में भी ऐसे ही गलत मैसेज भेज रहा है फिर क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले में भले ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती मान रहे हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि टीकाकरण से जुड़े अधिकारी सरकारी नौकरी से ज़्यादा निजी प्रैक्टिस में समय दे रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। वैसे हमारी तो यही गुजारिश है कि इंसान को बचाने की जिम्मेदारी रखने वाले डॉक्टर हो सके तो इंसान को मौत के मुंह में न झोंकें। सभ्य समाज के लिए ये बेहतर होगा। जसपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने क्षेत्रवासियों की मांग पर कोविड-19 संबंधित उपचार सामग्री का एक और खेप रायपुर से जसपुर के लिए रवाना किया है। उपचार सामग्री रवाना करने के बाद श्री भगत ने कहा है कि जसपुर जिले के चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने चिकित्सा सुविधा और संबंधित गतिविधियों को लेकर जसपुर जिले के प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की, जिसके बाद उन्होंने आवश्यक सामग्री की हरी झंडी दिखाकर रायपुर से स्थित अपने निवास कार्यालय से जसपुर के लिए रवाना किया। हमारे प्रभार जिला जसपुर के लिए कोविड के रोकथाम के लिए बहुत सारे जो पहले से आर्डर दिए हुए हैं सामान एक करके पहुँच ही रहा है। बहुत सारा सामान चला गया है। उसमें अभी जो सामान आया है उसमें ECG मशीन है, सेक्शन मशीन है, ग्लूकोमीटर है, इत्यादि बहुत सारे जो सामान हैं जो कोविड के नियंत्रण के लिए उपयोग में आते हैं, सभी सामान और मशीनरी और उपकरण भेजे जाते हैं। लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराएं या इस नंबर पर कॉल कर जानकारी दें। मोबाइल और सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज सुनकर कान थक सा गए हैं, लेकिन जब लोग जांच
के लिए जाएं और जांच केंद्र बंद रहे तो ऐसे में मैसेज बेमतलब सा लगता है। जी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के महा जांच अभियान की, जिससे प्रदेश में 49 सेंटर में 24 घंटे 7 दिन कोरोना जांच की बात कही गई थी, जो नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर उसमें ये लिखवाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार का महाजांच अभियान 24 घंटे 7 दिन कभी भी करा सकते हैं कोरोना की जांच। प्रदेश के जिन 14 नगर निगम के 49 सेंटरों में ये कोरोना जांच महाअभियान शुरू करना था, उनमें अंबिकापुर के 3 सेंटर शामिल हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल, स्टेडियम के साईं हॉस्टल और माता राजमोहनी देवी भवन शामिल है। लेकिन स्थिति ये है कि 2 सेंटर में तो कोरोना जाँच जारी है, पर माता राजमोहनी देवी भवन में कोविड जांच का काम बंद है। माता राजमोहनी में वहाँ देखा तो भवन बंद था। आज गए थे, आज सुबह 10 बजे कोई नहीं था, पूरा सुनसान था, एकदम बंद था। मेरे को उसका जानकारी नहीं है कब से बंद है, लेकिन आज मैं 10 बजे गया, मेरे को लोग बताया कि वहाँ चेक हो रहा है कोरोना का, वहाँ जाके आप टेस्ट करा लीजिए एक बार। तो गया तो मैं वहाँ बंद देखा, पूरा कोई नहीं था। लोग बताए थे, मतलब आने जाने वाले लोगों से और दोस्त यार हम लोग से पूछा था मैं, तो लोग बताए थे कि नहीं भाई वहाँ कोरोना टेस्ट हो रहा है, जाके एक बार करा लो। थोड़ा सा मेरे को अनकम्फर्टेबल लग रहा था, सर्दी खांसी नुमा, तो मैं सोचा थोड़ा जाके चेक करा लेता हूँ। तो वहाँ गया तो वहाँ देखा तो वहाँ पूरा बंद था। अब देखते हैं कहीं और टेस्ट कराते हैं, जिला हॉस्पिटल यार और कहीं। नहीं, ऐसे में तो ठीक नहीं है कि पूरा मतलब हर जगह जगह फैल रहा है, गाँव वगैरह में, पूरा बस्ती में, खास करके ग्रामीण इलाका में ज़्यादातर फैल रहा है, तो ऐसे जगह में बंद करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इतने पावरफुल हैं कि उनके लिए सरकार के निर्देश भी मायने नहीं रखते हैं। तभी तो राज्य सरकार के मुखिया इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाकर जांच का महाअभियान चलाकर कोरोना को हराने का दम भर रहे हैं, और अधिकारी हैं कि अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्था बनाने में तुले हैं। तो शुरू में हम लोगों ने 3 सेंटर की स्थापना की थी। पहला सेंटर जो था, जो कि पहले भी चालू स्थिति में ही था, लेकिन उसकी जो कार्य का जो समय जो रहता था वो 5 बजे या 8 बजे तक रहता था। नए आदेश आने के बाद में ये काम करने की जो कार्य समय है ये 24 घंटा कर दिया गया। इसमें से पहला जो सेंटर है वो हमारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय है। दूसरा साईं हॉस्टल है, जो कि शहर के मध्य में गांधी चौक पर स्थित है। और तीसरा, यदि इसमें भार बढ़ता ज़्यादा यदि है तो वैसी स्थिति में राजमोहनी में एक तीसरा सेंटर की स्थापना की गई थी। ये 3 सेंटर 24/7 के ही फॉर्मेट में काम कर रहे थे। तीनों जगह हमारे पास में पर्याप्त स्टाफ था, परंतु अभी के वर्तमान के समय में जब ये तीनों सेंटर में हमने देखा तो वर्कलोड जो था, जो हमारे टेस्टिंग जो हो रहे थे, एक सेंटर में भी हमारे पास में टेस्ट करने की जो लोग थे वो 300 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं आ रही थी। 14 मई से शुरू कोरोना जांच महाअभियान अंबिकापुर बेअसर नजर आ रहा है। यही वजह है कि जिन सेंटर में पहले से कोविड जांच हो रही है, वहां लोगों को लाइन लगाकर जांच करवाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जब हमने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सेंटर बंद होने का सवाल किया तो उनका अपना अलग तर्क था। उनके मुताबिक जांच महाअभियान के लिए जो 2 सेंटर फिलहाल चालू हैं, उनमें टारगेट से कम लोग जाँच कराने पहुँच रहे हैं, इसलिए वो सेंटर बंद करा दिया गया है। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में 25 मई की सुबह 3 साल की बच्ची गायब होने पर शहर में हड़कंप सा मच गया, जिसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन मासूम का कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में मासूम बच्ची को झारखंड से ढूंढ निकाला। गौरतलब है कि बच्ची का आज जन्मदिन है। इस बात पे जानकारी पर रामानुगंज पुलिस ने केक काटकर बच्ची का जन्मदिन भी मनाया। 25 मई को रामानुजगंज से लापता बच्ची की मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, पर 25 और 26 मई तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। लिहाजा मासूम बच्ची की तलाश में पुलिस के साथ रामानुजगंज के युवाओं ने भी बच्ची की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान ये खबर आई कि बच्ची झारखंड के भौरी गाँव में एक घर में है। इस सूचना पर तत्काल युवाओं और पुलिस की टीम झारखंड के भौरी गाँव पहुँच गई, जहाँ से पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। 25 मई शाम के समय नगर रामानुजगंज वार्ड 15 के निवासी शफीक अंसारी की पुत्री शहनाज उम्र 3 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी। 2 दिन से स्थानीय प्रशासन आम लोगों के साथ मिलकर उक्त बच्ची को खोज रहा था। 27 मई सवेरे समय लगभग 9:30 लगभग ग्राम भौरी झारखंड में एक गुमशुदा बच्ची के होने की सूचना थाना रामानुजगंज को प्राप्त हुई। रामानुजगंज का बल ग्राम भौरी झारखंड पहुंचा एवं फोटो से उक्त बच्ची का मिलान किया।
ग्राम भवरी के लोगों द्वारा बताया गया कि वो बच्ची उन्हें पहाड़ी मंदिर के पास लावारिस हालत में मिली थी एवं उन्होंने उसके परिजन को खोजने की भी कोशिश की थी। ठीक स्वस्थ हालत में मिली है एवं उनके परिजन को सौंप दी गई है। जिस घर में बच्ची मिली है उस घर वालों से पुलिस ने जब बातचीत की तब उन्होंने बताया कि बच्ची पहाड़ी मंदिर के समीप अकेली थी और हम लोग पहाड़ी मंदिर पूजा करने गए हुए थे। बच्ची को अकेला देख हमने उसे अपने पास बुलाया। काफ़ी देर परिजनों के आने का इंतजार भी किया, लेकिन जब इस बच्ची को कोई लेने नहीं आया तो हम लोग इसे लेकर अपने घर आ गए और हमारे द्वारा गाँव में भी इस बात की सूचना दे दी गई थी कि हमें एक बच्ची प्राप्त हुई है। अगर कोई इसकी खोजबीन करता है तो जानकारी दे। हालांकि बच्ची मिलने के बाद मासूम के परिवार वाले काफ़ी खुश हैं और बच्ची के पिता ने रामानुजगंज पुलिस का आभार जताया है। 25 तारीख को हमारे लड़की पहाड़ी मंदिर के पास घूम गई थी, जिसकी सूचना हमने थाना में दिए। साहब लोग बहुत मेहनत करके खोज के हमारे सुरक्षित हम बेटी को पहुंचा दिए। मिल गया। हम थाने वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस और नगर की युवाओं की मदद से बच्ची सुरक्षित मिल गई, जिससे परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। बहरहाल एक तरफ जहां पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है, तो वहीं परिवार के लोगों ने उस परिवार का भी शुक्रिया अदा किया है जिसने 2 दिनों तक उनकी मासूम बच्ची को बेहतर ढंग से रखा। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहे फटाफट न्यूज़ पे।